नमस्कार प्रिय मित्रों, YouTube के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 को कंप्लीट कर लिया था, तो उम्मीद करता हूं कि आपको भलीभांति प्रकार से समझ में आ गया होगा। आज हम समानता के मौलिक अधिकार की शुरुआत करेंगे। आरंभ में हमने ये समझा था कि जो मूल संविधान था उसमें 7 प्रकार के मौलिक अधिकार थे, लेकिन वर्तमान समय में कुल 6 प्रकार के मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में दिए गए हैं, जिनमें से जो सबसे पहला मौलिक अधिकार है वो है समानता का अधिकार। समानता का मौलिक अधिकार, समानता का मौलिक अधिकार, समानता का मौलिक अधिकार। और इसमें कौन कौन से आर्टिकल शामिल है देखो, आर्टिकल 14, 15, 16, 17 और 18, यानी कुल 5 आर्टिकल शामिल है। और हम शुरुआत करेंगे आर्टिकल 14 से, ठीक है। तो हमें समझना है आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 क्या कहता है, देखो आर्टिकल 14 में ये लिखा हुआ है कि राज्य कानून के समक्ष समानता, कानून के समक्ष समानता, कानून के समक्ष समानता व कानूनों का समान संरक्षण, व कानूनों का समान संरक्षण, कानूनों का समान संरक्षण, कानूनों के समान संरक्षण से किसी भी व्यक्ति को वंचित नहीं करेगा, वंचित नहीं करेगा, किसी भी व्यक्ति को वंचित नहीं करेगा, ठीक है। आर्टिकल 14 जो है, देखो यह नागरिकों को भी प्राप्त है, नागरिक को भी प्राप्त है और विदेशी को भी प्राप्त है। किसको प्राप्त है? विदेशी को भी। तो आर्टिकल 14 नागरिक और विदेशी दोनों को प्राप्त है, तो यह आपको पता होना चाहिए, ठीक है। देखो अब आर्टिकल 14 में लिखा हुआ है कि राज्य कानून के समक्ष समानता और कानूनों के समान संरक्षण से किसी भी व्यक्ति को वंचित नहीं करेगा। अब इसमें दो कॉन्सेप्ट है, एक है कानून के समक्ष समानता और एक कॉन्सेप्ट है कानूनों का समान संरक्षण। दोनों को अलग अलग तरीके से समझेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कानून के समक्ष समानता का मतलब क्या है, ठीक है। देखो कानून के समक्ष समानता, यदि हम बात करें कानून के समक्ष समानता, जो अवधारणा है वो एक नकारात्मक अवधारणा है। क्या है? एक नकारात्मक अवधारणा है, एक नकारात्मक अवधारणा है, एक नकारात्मक अवधारणा है, ठीक है। कानून के समक्ष समानता का मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है? देखो अर्थ समझते हैं, इसका अर्थ क्या है। कानून के समक्ष समानता का अर्थ है विशेषाधिकारों का अभाव, विशेषाधिकारों का, विशेषाधिकारों का अभाव, विशेषाधिकारों का अभाव, यानी विशेषाधिकार नहीं होंगे। अब विशेषाधिकार का मतलब क्या है? तो विशेषाधिकार का मतलब है कि सबल के पक्ष में किया गया विभेद, सबल के पक्ष में विभेद, सबल के पक्ष में विभेद। विशेषाधिकार का मतलब है सबल के पक्ष में विभेद, ठीक है। अब देखो यदि हम बात करें कानून के समक्ष समानता जो अवधारणा है वो भारतीय संविधान में कहां से ली गई है, तो कानून के समक्ष समानता अवधारणा जो है वो ब्रिटिश परंपरा से ली गई है। कानून के समक्ष समानता का जो कॉन्सेप्ट है वो कहां से लिया गया है? ब्रिटिश परंपरा से लिया गया है, ब्रिटिश परंपरा से लिया गया, ब्रिटिश परंपरा से ग्रहण, ब्रिटिश परंपरा से ग्रहण किया गया है, ठीक है। ब्रिटेन में एक विद्वान थे जिनका नाम है डाइसी। नाम क्या है? डाइसी, डाइसी है।
डाइसी ने एक कॉन्सेप्ट दिया, कॉन्सेप्ट क्या था? कानून का शासन। कॉन्सेप्ट क्या था? कानून का शासन। कानून का शासन। एक मिनट दोस्तों, डाइसी ने क्या दिया? डाइसी ने कॉन्सेप्ट दिया था कानून का शासन, रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन, कानून का शासन। ठीक है, अब देखो, अब हम इसको समझते हैं। कानून के समक्ष समानता जो है वो एक नकारात्मक अवधारणा है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये जो शब्द है कानून, ये शब्द सिंगुलर है। क्या है? सिंगुलर है। उस सिंगुलर होने का मतलब है कि ये सिर्फ एक आयाम की बात करता है कि विशेषाधिकार नहीं होंगे, विशेषाधिकार की मनाही करता है। ठीक है, विशेषाधिकार की क्या करता है? मनाही करता है। कानून के समक्ष समानता जो है वो एक नकारात्मक अवधारणा है। क्या है? एक नकारात्मक अवधारणा है। अब ये नकारात्मक अवधारणा क्यों है, इसको समझते हैं। देखो, कानून के समक्ष समानता का मतलब है कि विशेषाधिकारों का अभाव होगा, यानी कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं। ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति के लिए अलग कानून है और एक आम आदमी के लिए अलग कानून है। यदि राष्ट्रपति भी कोई अपराध करता है तो राष्ट्रपति के ऊपर भी समान रूप से कानून लागू होगा। राष्ट्रपति के ऊपर जो कानून है वो समान रूप से लागू होगा और एक अन्य आम व्यक्ति के ऊपर भी वही कानून समान रूप से लागू होगा। इसका मतलब कि कानून के समक्ष समानता अर्थात कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं। कानून किसी के साथ भेदभाव नहीं कर रहा है। तो यहां पर जो शब्द आ रहा है कि कानून किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा, यानी कानून ऐसा नहीं करेगा, इसी वजह से ये ऐसा कहा जाता है कि ये है एक नकारात्मक अवधारणा है। ये क्या है? एक नकारात्मक अवधारणा है। और इसे हम अन्य अर्थों में भी समझ सकते हैं, जैसे कानून के समक्ष समानता। अब कानून के समक्ष सभी लोग समान है, कानून के समक्ष सभी लोग समान है। लेकिन यदि हम बात करें कि कानून के समक्ष सभी लोग समान है तो ये तो ठीक है, लेकिन यदि भेदभाव करना हो तो कानून के समक्ष समानता के आधार पर हम भेदभाव नहीं कर सकते। यदि हम बात करें, जैसे राज्य कोई नियम बना दे, कोई कानून बना दे और नियम ये बना दे, जैसे फॉर एग्जांपल कि छात्रों को क्या करना है? रनिंग करनी है। क्या करनी है? रनिंग करनी है। अब छात्र दौड़ लगाएंगे। अब वहां पर दो प्रकार के छात्र हैं, एक जो शारीरिक रूप से स्वस्थ है और एक है जो दिव्यांग है। क्या है? दिव्यांग है। अब कानून के समक्ष समानता तो ये कहती है कि कानून के समक्ष समानता का मतलब है कि कानून सबके लिए बराबर है, कानून सभी लोगों के लिए क्या है? बराबर है। और वहां पर ये नियम बना दिया जाए कि आपको एक निश्चित समय में इतनी दूरी तय करनी है, जैसे 1 किलोमीटर दूरी तय करनी है। लेकिन क्या यह सही है कि जो दिव्यांग है वो उतने ही समय में दूरी तय कर पाएगा जितने समय में एक स्वस्थ छात्र दूरी तय कर पाएगा? तो इसका जवाब है नहीं। तो कानून के समक्ष समानता तो ये कह रही है कि नियम सभी लोगों के लिए क्या है? समान है, लेकिन भेदभाव करना होगा, भेदभाव करना होगा और दिव्यांगों के लिए एक अलग व्यवस्था स्थापित करनी होगी। तो नकारात्मक अवधारणा का मतलब यह है कि कानून किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा, कानून किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, कानून के समक्ष समानता का अर्थ है विशेषाधिकारों का अभाव। क्या होगा? कि विशेषाधिकार नहीं होंगे, विशेषाधिकार नहीं होंगे। और अभी हमने देखा कि कानून एक सिंगुलर शब्द है और वह सिर्फ एक आयाम की बात कर रहा है और वह आयाम है कि विशेषाधिकार नहीं होंगे, विशेषाधिकारों का अभाव होगा। अब विशेषाधिकार का मतलब है कि सबल के पक्ष में किया गया विभेद, सबल के पक्ष में किया गया विभेद। जैसे हम बात करें प्राचीन काल की, जैसे हम बात करें प्राचीन काल की,
प्राचीन काल की बात करें तो प्राचीन काल में क्या था कि जातिगत आधार पर भेदभाव था, जाति व लिंग के आधार पर भेदभाव था, लिंग के आधार पर भेदभाव था। जैसे उच्च जाति के जो लोग थे उनको विशेषाधिकार प्राप्त थे, जबकि निम्न जाति के जो लोग थे उनके लिए अलग प्रकार की व्यवस्था थी। लिंग के आधार पर भी भेदभाव किया जाता था, जैसे पुरुषों को विशेषाधिकार प्राप्त थे, जबकि जो स्त्रियां थी, जो महिलाएं थी, उनको पुरुषों की तुलना में कम विशेषाधिकार प्राप्त थे। आप सभी को यह पता होगा कि जैसे प्राचीन काल था तो प्राचीन काल में मनुस्मृति हुआ करती थी, उसी के आधार पर शासन चलाया जाता था। और मनुस्मृति में क्या था, इस प्रकार की व्यवस्था थी कि जो उच्च जाति के लोग हैं उनके लिए अलग व्यवस्था थी, अर्थात सजा का प्रावधान अलग था। यदि कोई अपराध करता है, उच्च जाति का व्यक्ति यदि अपराध करता है तो उसके लिए सजा का प्रावधान अलग था, और निम्न जाति के लोग यदि अपराध करते हैं तो उनके लिए सजा का प्रावधान अलग था। अर्थात जो उच्च जाति के लोग हैं उनको विशेषाधिकार प्राप्त थे। तो इसका मतलब कि प्राचीन काल में कानून के समक्ष समानता नहीं थी, बल्कि कानून क्या कर रहा था, भेदभाव कर रहा था। क्या कानून क्या कर रहा था, भेदभाव कर रहा था। अर्थात जो उच्च जाति के लोग हैं उनको अधिक संरक्षण दे रहा था, और लिंग के आधार पर भी भेदभाव किया जाता था। जो पुरुष है उनको काफी ज्यादा वरीयता दी जाती थी, जबकि महिलाओं को क्या किया जाता, पुरुषों के अधीन रखा जाता था प्राचीन काल में। ठीक है, तो इसका मतलब है कि विशेषाधिकार का मतलब कि सबल के पक्ष में किया गया विभेद। ठीक है, जबकि कानून के समक्ष समानता क्या कहती है कि विशेषाधिकार नहीं होंगे। तो वर्तमान समय में विशेषाधिकार नहीं है, कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं, भले ही वह राष्ट्रपति ही क्यों ना हो। ठीक है, यहां तक हमें समझ में आ गया। अब हम ये समझते हैं कि ये कहां से लिया गया है, ये ब्रिटिश परंपरा से लिया गया है। कहां से लिया गया है, ये ब्रिटेन की जो व्यवस्था है वहां से लिया गया है। अब हम समझेंगे कि डाइसी ने कॉन्सेप्ट दिया था कानून का शासन, यानी शासन किसका होगा, कानून का होगा। किसका शासन होगा, कानून का होगा। ठीक है, अब देखो यहां तक हमें समझ में आता है। अब हम ये समझेंगे कि डाइसी ने कानून के शासन को समझाने के क्रम में क्या अवधारणा दी, अर्थात कानून के शासन को किस प्रकार से परिभाषित किया। ठीक है, इसको हम समझते हैं। देखो डाइसी ने कानून के शासन को समझाने का किस प्रकार से प्रयास किया। देखो डाइसी ने एक कॉन्सेप्ट दिया, देखो डाइसी ने एक कॉन्सेप्ट दिया रेक्स, और एक कौन है लेक्स, ये कॉन्सेप्ट हो गए, और एक अन्य कॉन्सेप्ट है लेक्स और रेक्स। एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले के माध्यम से डाइसी ने कानून के शासन को समझाने का प्रयास किया। देखो रेक्स का मतलब होता है किंग, क्या होता है, किंग। किंग का मतलब राजा, किंग का मतलब क्या होता है, राजा। और लेक्स का मतलब होता है लो, लो का मतलब कानून, कानून, और यहां पर राजा। अब इस फॉर्मूले से क्या पता चलता है कि राजा ही क्या है, कानून है। राजा ही क्या है, कानून है। राजा ही क्या है, कानून है। तो राजा ही कानून है, इसका मतलब क्या है कि राजतंत्र है। क्या है, राजतंत्र है। क्या है, राजतंत्र है। और डाइसी जो थे वो राजतंत्र को पसंद नहीं करते थे, जबकि वो लोकतंत्र का समर्थन करते थे। किसका समर्थन करते थे, लोकतंत्र का समर्थन करते थे। और कानून का जो शासन होगा, यदि कानून का शासन है तो राजतंत्र नहीं है, अर्थात कानून के शासन में राजतंत्र नहीं है, और जहां पर राजतंत्र है वहां पर कानून का शासन नहीं होगा। ठीक है, अब एक अन्य फॉर्मूला और दिया डाइसी ने। क्या फॉर्मूला था, लेक्स का मतलब होता है लो, और लो का मतलब होता है कानून, कानून। और रेक्स का मतलब क्या होता है, किंग, किंग यानी शासक, शासक। यानी कानून ही क्या है, शासक है। कानून ही क्या है, शासक है। इसका मतलब कि कानून का शासन, कानून ही शासक है, इसका मतलब है कि कानून का शासन, लॉ ऑफ
रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन, यानी कानून का शासन होगा। और जहां पर कानून का शासन है इसका मतलब है कि वहां पर लोकतांत्रिक व्यवस्था है, वहां पर क्या है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है। और डाइसी क्या कहते थे, डाइसी ये कहते थे कि कानून का शासन होना चाहिए। वो राजतंत्र का विरोध करते थे और लोकतंत्र का समर्थन करते थे। क्या करते थे, लोकतंत्र का समर्थन करते थे। और डाइसी ने यह भी कहा कि यदि हमें कानून का शासन स्थापित करना है, कानून का शासन लेकर आना है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें जो विशेषाधिकार है, जो सबल को दिए गए विशेषाधिकार है, उन विशेषाधिकारों को छीनना होगा। क्या करना होगा, जो विशेषाधिकार है उन विशेषाधिकारों को क्या करना होगा, विशेषाधिकार है विशेषाधिकार छीनना। जो सबल को दिए गए विशेषाधिकार है उनको छीनना होगा। और यदि हम नहीं छीनेंगे इसका मतलब है कि कानून का शासन नहीं है। अभी हमने देखा ना कि प्राचीन काल में किस प्रकार की व्यवस्था थी, वहां पर उच्च जाति के जो लोग थे उनको विशेषाधिकार प्राप्त थे, जबकि निम्न जाति के लोगों को विशेषाधिकार प्राप्त नहीं थे। इसका मतलब कि कानून का शासन नहीं था। अब जहां पर विशेषाधिकार होंगे इसका मतलब कि कानून के समक्ष समानता नहीं है, कानून के समक्ष समानता नहीं है। और यदि हमें कानून का शासन स्थापित करना है तो विशेषाधिकारों को छीनना होगा। और यदि हमने विशेषाधिकार छीन लिया इसका मतलब सभी लोग क्या है, इक्वल है, सभी लोग क्या है, बराबर है। और सर्वोच्चता किसकी होगी, सर्वोच्चता कानून की होगी। डाइसी ने यह भी कहा कि सर्वोच्चता किसकी होगी, सर्वोच्चता कानून की होगी। मैं लिख देता हूं यहां पर, कानून सर्वोच्च होगा। कानून क्या होगा, सर्वोच्च होगा, कानून सर्वोच्च होगा। यानी शासन करने वाला व्यक्ति कोई भी हो, शासन करने वाला व्यक्ति कोई भी हो, सत्ता में कोई भी हो। जैसे अभी वर्तमान समय में हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, वो सत्ता में है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो सर्वोच्च है। शासन करने वाला व्यक्ति कोई भी हो, सत्ता में कोई भी हो, लेकिन सर्वोच्चता किसको प्राप्त होगी, कानून को प्राप्त होगी। कानून सभी के ऊपर समान रूप से लागू होगा। ठीक है, तो कानून के समक्ष समानता का मतलब यह है कि सभी लोग समान हैं, कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं। जैसे राष्ट्रपति है, अब राष्ट्रपति फॉर एग्जाम्पल किसी की हत्या कर देते हैं, और कोई अन्य आम व्यक्ति है वह भी किसी की हत्या कर देता है। अब राष्ट्रपति और आम आदमी दोनों के ऊपर जो कानून है, हत्या करने पर सजा का जो प्रावधान होता है, वो सजा का प्रावधान राष्ट्रपति और आम व्यक्ति दोनों के ऊपर समान रूप से लागू होगा। इसका मतलब कि कानून के समक्ष सभी लोग क्या है, समान है, सभी लोग क्या है, समान है। ठीक है, अब हमें यह समझना है कानूनों का समान संरक्षण। एक कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया, कानून के समक्ष समानता, अर्थात कानून के समक्ष सभी लोग समान है, कानून किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, अब हमें यह समझना है कानूनों का समान संरक्षण, कानूनों का समान संरक्षण, कानूनों का समान संरक्षण, कानूनों का समान संरक्षण। देखो, कानूनों का समान संरक्षण जो है वो एक सकारात्मक अवधारणा है। क्या है, एक सकारात्मक अवधारणा है, सकारात्मक अवधारणा, एक सकारात्मक अवधारणा है। और ये कहां से लिया गया है, कानून के समक्ष समानता का जो कॉन्सेप्ट है वो भारतीय संविधान में अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कहां से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और कानून का समान संरक्षण का अर्थ क्या है कि कानून के द्वारा जो भी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएगी, कानून के द्वारा जो भी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएगी, वह सुविधाएं समान परिस्थिति में रहने वाले सभी लोगों के लिए समान रूप से लागू होगी। ठीक है, यानी कानून के द्वारा जो सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएगी, कानून द्वारा सुविधाएं कानून द्वारा सुविधाएं
समान परिस्थिति में रहने वाले लोगों को समान रूप से उपलब्ध। कानून के द्वारा सुविधाएं समान परिस्थिति में रहने वाले लोगों को समान रूप से उपलब्ध करवाना। कानून के द्वारा जो भी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएगी वह सुविधाएं समान परिस्थिति में रहने वाले सभी लोगों के ऊपर समान रूप से लागू होगी। देखो, ये आनुपातिक अवधारणा पर आधारित है। कानून का समान संरक्षण जो है वो आनुपातिक अवधारणा पर आधारित है। आनुपातिक अवधारणा पर आधारित है। ठीक है। अब देखो, इसको अब हम समझने का प्रयास करते हैं। यह एक सकारात्मक अवधारणा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि कानून का समान संरक्षण सभी के लिए समान रूप से होगा। ठीक है। इस कॉन्सेप्ट का मतलब यह है कि कानून जो है वो भेदभाव कर सकता है। क्या कर सकता है? कानून भेदभाव करेगा। कानून भेदभाव कर सकता है, अर्थात कानून ऐसा करेगा। कानून क्या करेगा? भेदभाव करेगा। इसका मतलब ये एक नकारात्मक अवधारणा नहीं है, ये एक सकारात्मक अवधारणा है। किस प्रकार से? जैसे हमने एक एग्जाम्पल से समझा था कि छात्रों को रनिंग करनी है, वो वाला एग्जाम्पल कि छात्रों को रनिंग करनी है और कुछ छात्र ऐसे हैं जो शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, जबकि कुछ छात्र ऐसे हैं जो दिव्यांग हैं। अब कानून उनके साथ भेदभाव कर सकता है। जो दिव्यांग छात्र है उनके लिए अलग प्रकार की व्यवस्था बना सकता है, जबकि जो शारीरिक रूप से स्वस्थ है उनके लिए अलग व्यवस्था बना सकता है। इसका मतलब ये जो विभेद हो रहा है अभी, ये सकारात्मक विभेद है। ये क्या है? सकारात्मक विभेद है। क्या है? सकारात्मक विभेद है। जैसे करारोपण का कानून कि जिसकी अधिक आय है उसके ऊपर उसको क्या देना होगा? उसको इनकम टैक्स देना होगा। आय के ऊपर जो कर लगता है, व्यक्तिगत आय के ऊपर जो कर लगता है, और जिसकी आय कम है उसको टैक्स नहीं देना होगा। यानी जो टैक्स की दरें हैं वो तय की गई हैं। तो ये जो है कौन सा करारोपण का जो कानून है वो एक सकारात्मक विभेद करता है, इसीलिए इसको कहते हैं कि ये एक सकारात्मक अवधारणा है। ये कहाँ से ली गई है? ये अमेरिका से ली गई है। ये अवधारणा कहाँ से ली गई है? अमेरिका से ली गई है। और कानून का समान संरक्षण का अर्थ है कि कानून के द्वारा जो भी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएगी, कानून के द्वारा जो भी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएगी वह सुविधाएं समान परिस्थिति में रहने वाले लोगों के ऊपर समान रूप से लागू होगी। वह सुविधाएं जो है वो समान परिस्थिति में रहने वाले लोगों को समान रूप से प्राप्त होगी। जैसे एग्जाम्पल से बात करते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जैसे करारोपण का कानून है, करारोपण का कानून है। जैसे 0% दर, 10% दर, 20% दर, ये दरें हैं। ये क्या है? ये रेट है। ठीक है। अब किसी की आय काफी ज्यादा कम है, इसका मतलब कि वह टैक्स नहीं दे सकता, तो उसके लिए क्या है? टैक्स की मनाही है। जबकि जिसकी आय अधिक है उसके ऊपर ये रेट तय की गई है कि किसी को 10% देना होगा, किसी को 20% देना होगा। तो ये जो करारोपण का कानून है वो क्या कह रहा है कि समान परिस्थिति में, अब कुछ लोग ऐसे हैं जो कर नहीं दे सकते तो उनकी परिस्थिति समान हो गई, जबकि कुछ लोग ऐसे हैं जो कर दे सकते हैं जिनकी आय काफी ज्यादा है। तो कानूनों का समान संरक्षण का मतलब है कि समान परिस्थिति में रहने वाले लोगों को जो सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएगी वो समान होगी। वो क्या होगी? समान होगी। ठीक है। और
ये जो है ये जो अवधारणा है वो आनुपातिक अवधारणा है। ये कानूनों का समान संरक्षण जो अवधारणा है वो आनुपातिक अवधारणा है। ये कॉन्सेप्ट आनुपातिक अवधारणा पर आधारित है। ठीक है, आनुपातिक अवधारणा का मतलब है कि जैसे ये हमने समझा, करारोपण का जो कानून है इसको हमने समझा। जैसे एक अन्य एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे 100 किलो गेहूं का क्या करना है, वितरण करना है। क्या करना है, वितरण करना है। अब ऐसा नहीं है, और ये कितने लोगों में वितरण करना है, जैसे मान लें हम कि ये 5 लोगों में इसका क्या करना है, वितरण करना है। ठीक है, 5 लोगों में क्या करना है, इसका वितरण करना है। अब ऐसा नहीं है कि इसको इक्वल बांट दिया जाए, जैसे 20-20 के रेशियो में बांट दिया जाए। ठीक है, ऐसा नहीं है। तो फिर किस प्रकार से बांटा जाएगा, तो जिसको ज्यादा आवश्यकता है उसको ज्यादा गेहूं दिए जाएंगे। तो इसका मतलब कि ये आनुपातिक अवधारणा पर आधारित है। जिसको ज्यादा आवश्यकता है उसको ज्यादा दिया जाएगा, और जिसको कम आवश्यकता है उसको कम दिया जाएगा, और जिसको आवश्यकता ही नहीं है, जिसके पास काफी ज्यादा पैसे हैं, ठीक है, उसके लिए ये व्यवस्था नहीं है। अर्थात कमजोर और वंचित वर्गों को ये गेहूं क्या किए जाएंगे, इस गेहूं का वितरण किया जाएगा, ये गेहूं आवंटित किए जाएंगे। ठीक है, तो सकारात्मक अवधारणा है कानून का जो समाज संरक्षण है, वो एक सकारात्मक अवधारणा है। ये अमेरिका के संविधान से ली गई है। कानून के द्वारा जो भी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएगी वह सुविधाएं क्या होगी, वह सुविधाएं समान परिस्थिति में रहने वाले लोगों के लिए समान रूप से, अर्थात समान परिस्थिति में रहने वाले जो लोग हैं उनके ऊपर समान रूप से लागू होगी। वो सुविधाएं समान रूप से उपलब्ध करवाई जाएगी, इतना हमको समझ में आता है। ठीक है, देखो तो आज की क्लास में हमने क्या समझा, आर्टिकल 14 के अंतर्गत हमने ये समझा कि आर्टिकल 14 में क्या लिखा हुआ है कि कानून के समक्ष समानता और कानूनों के समान संरक्षण से किसी भी व्यक्ति को वंचित नहीं किया जाएगा। तो दोनों कॉन्सेप्ट को हमने समझ लिया है। तो आज की क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं। नमस्कार, जय हिंद।